प्रदीप सर, वेलकम ऑन द शो। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वैसे एक आइडिया लग थैंक यू गया वेरी था मच। जब आपने Q2 का बिजनेस अपडेट सामने रखा था। उससे लग तो गया था कि एक क्वार्टर बढ़िया जाने वाला है। एक्चुअल नंबर्स जो थे एनआईआई में ऑलमोस्ट 50%, ऑपरेटिंग मुनाफा 54% और मुनाफा 42% का जंप। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। प्रदीप सर, Q2 तो सॉलिड गया है। क्या मदद कर रहा है? क्या सॉलिड डिमांड ट्रैक्शन है, सॉलिड एनवायरनमेंट है, उसको कंड्यूसिव होता चले जा रहा है? इरिडा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऐसा हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? थैंक यू आशीष जी। पहले तो Q2 का नहीं, ये 22 क्वार्टर से हो रहा है। सिर्फ लास्ट क्वार्टर में पैट डाउन था बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग। हाँ। बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, अच्छा था। हाँ। लगातार 22 क्वार्टर से वृद्धि हो रहा है। और दूसरा, जो ग्रोथ हमारा लोन बुक का, प्रॉफिट का, लोन बुक का ऑलमोस्ट सीएजीआर ग्रोथ 27-28% है, लेकिन ये हाफ ईयरली देखेंगे तो 31% है, तो सीएजीआर से थोड़ा अधिक है। तो अगर देखेंगे नेशनल लेवल में ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर 27 गीगावाट लगा है, जो कि लास्ट ईयर करीब 29.6 गीगावाट पूरा साल में लगा था। तो ट्रैक्शन फॉर आरई इंस्टॉलेशन वो तो बढ़ रहा है। और हम लोग प्योर आरई फाइनेंसिंग कंपनी देश में सबसे पुराने और तजुर्बेदार कंपनी में गिने जाते हैं, ताकि 38 साल से लगातार इसी को कर रहे हैं। तो उन दिनों में जो कभी कोई रिन्यूएबल में देने के लिए सोचते थे, मन में कुछ भय होता था, उस टाइम से हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे सोलर विंड हाइड्रो का भी मैच्योर हो चुका है, तो उसमें हाँ। बाकी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जो इमर्जिंग आ रही है, वहां भी आज लोगों लेंडर के लिए काफी कंसर्न है, बट उसमें भी हमारा काफी है। अच्छा, सही कह रहे हो आप। काफी समय हो गया, एरिडा की ग्रोथ अच्छी रही। लास्ट क्वार्टर एक एबरेशन हो सकता है और उसमें थोड़े से कंसर्न्स आए थे। वो कंसर्न्स थे जब एकदम से स्टार्क एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन सामने आया था। वो वजह थी, दो इश्यूज थे सामने आए थे जो। उसके बाद Q1 से Q2 में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, चाहे ग्रॉस देखूं या नेट देखूं। क्या एक्सपेक्ट करूं यहां से? जैसे से क्वार्टर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये एसेट क्वालिटी और स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी और सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट करूं यहां से। इसी के साथ क्लब करता हूं, वो एक आंध्र प्रदेश सरकार का, आंध्र प्रदेश कोर्ट का ऑर्डर था जिसके चलते एक राइट फॉर करना पड़ा आपको। दूसरा जेंसॉल का इशू था। ये बुक्स पे राइट बैक कब तक होगा, कितना होगा? वो एपी वाला मामला अब क्या होगा उसमें? जेंसॉल वाला हमने कुछ तो प्रोविजनिंग करी थी, उसके अलावा आपने कहा था अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, जब लास्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ था। वसूली भी हो सकती है, ऐसा कहा था, ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। क्या हो रहा है सर? पहले मैं दोनों में थोड़ा अंतर बताता हूँ। हाँ। प्रोविजनिंग दोनों लास्ट क्वार्टर में नहीं करना पड़ा था। एक का तो ऑलरेडी प्रोविजनिंग हम किए हुए थे, एनपीए अकाउंट नहीं किए थे, क्योंकि एनपीए रिकॉग्निशन जो भी आरबीआई का नॉर्म्स है उस हिसाब से हम करते हैं। तो उसमें कोर्ट से नो कोएर्सिव एक्शन का उनको ऑर्डर मिला हुआ था। लेकिन अकाउंटिंग प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने पूरा प्रोविजनिंग किए हुए थे। 60% का प्रोविजनिंग उसमें था। और उसमें ऑलरेडी इस क्वार्टर में एक 6-7 अकाउंट उनका था, एक नॉन फंड बेस्ड अकाउंट में उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। दूसरा, और 2 अकाउंट में उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के लिए किए, जिसमें हमारा जो भी कंपनी में बोर्ड का अप्रूवल का जो 2 अकाउंट का वो भी सेटलमेंट प्रोसेस में है, और जल्दी वो भी हो जाएगा। उसमें हम प्रिंसिपल और जो भी एग्रीड इंटरेस्ट वो ले रहे हैं। और दूसरा जो 2-3 अकाउंट उस ग्रुप का है वो पाइपलाइन में है। हमें भरोसा है, हो सकता है दिसंबर क्वार्टर तक वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये आंध्रा वाला अकाउंट जो आप बताए उसका। दूसरा, जो जेंसल का बात किया, मैं उसी टाइम में ही बोला था कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस वाला चक्कर नहीं है कि ये प्रोजेक्ट एनपीए हो गया, इंफ्रा कैटेगरी प्रोजेक्ट, उसको रिवाइव करने में समय लगेगा। ये हमने मोस्टली हमारा ई व्हीकल्स था और कुछ सोलर ईपीसी काम था। नो, ये इंटरिम रिपोर्ट जो सेबी का आया था और हमारे जो टीम का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी हुआ था, उससे पता चला था ये बोरोवर साइड का कंप्लीट मिस गवर्नेंस का चलते ये इमर्ज हुआ था। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वेरियस एजेंसी के साथ, हमारे भी कमेटी कर रहे हैं उसको, उसका आउटकम आएगा। बट उसमें एक चीज अप्रिशिएट करने वाली बात है, आईबीसी जब से बना, मेरा जानकारी में जहां तक है, 29 दिन में कोई एनसीएलटी में एप्लीकेशन एडमिट शायद नहीं हुआ होगा। ये पहले बार हुआ इरेडा का प्रोएक्टिव एक्शन से 29 दिन के भीतर एनसीएलटी में एप्लीकेशन एडमिट करा के, आईआरपी अपॉइंट करा के,
बाद में आईआरपी को आरपी में कन्वर्ट करा के फिर आरपी को सपोर्ट करने के लिए आईपी अपॉइंटमेंट करना, ये सारे 3-4 महीने के भीतर करके और सीओसी का मीटिंग कंटिन्यूअसली करके बहुत मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ी आरपी कंट्रोल में ले चुके हैं और उसके लिए एजेंसी भी एंगेज कर चुके हैं उसको अपकीप मेंटेनेंस और अनेबल कंडीशन लाने के लिए। और बहुत जल्द कुछ गाड़ियां लीज आउट हो जाएंगे या आउटराइट सेल हो जाएंगे, उसके लिए भी एजेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ इसमें करीब मल्टीपल लेंडर्स है, ऑलमोस्ट 17-18 लेंडर्स है। हमारा करीब 58% का उसमें है, लेकिन मेजोरिटी हमारा नहीं है, जो कि हम हर डिसीजन ले लें। जैसे इरेडा का डिसीजन हमारा जो होता है थोड़ा स्पीड हमारा अच्छा है बाकियों से। स्पीड का उदाहरण यही है कि हर क्वार्टर में हम सबसे पहले देश में बैंकिंग नॉन बैंकिंग से उस टाइम पे भी मेंशन कर रहा था। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर के चलते वो एनपीए था, इधर प्रोवाइड फॉर करा था। अच्छा प्रदीप सर, अपना बिजनेस मॉडल सिंपल है, फंड रेज करो और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जहां जहां प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करो। आरबीआई ने जो तमाम स्टेप्स उठाए उससे किस हद तक फंडिंग सस्ती हुई आपके लिए, फंड जुटाना सस्ता हुआ आपके लिए? क्योंकि आपने तो बीच में ईसी बॉन्ड्स भी जुटाए थे के थ्रू फंड रेजिंग करी थी, Q1 में शायद अपडेट भी आया था। फंडिंग कितना सस्ती हुई है और जो आप लेंडिंग करते हो इस बीच में जो स्प्रेड्स एंजॉय करते हो उसकी कहानी कैसी है कि किस तरह के स्प्रेड्स हैं दोनों के केस में? अब आउटलुक कैसा नजर आता है? देखिए, हमारा जो नीम जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप देखेंगे मार्च और जून सितंबर देखेंगे 3.27, 3.60, 3.72 है। और बोरोइंग कॉस्ट जो देखेंगे वो 7.8, फिर 7.61 और 7.4 में 3 क्वार्टर का उदाहरण देता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि मिनिमाइज करें हम बोरोइंग कॉस्ट को। वेरियस ऑप्शंस देते हैं, डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट दोनों को करते हैं। 2020 के बाद 2025 मार्च तक हम ओवरसीज फंडिंग को नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें लैंडेड कॉस्ट हमें हेजिंग के बाद काफी कॉस्टली पड़ रहा था। और Q1 में इस साल का हमने जेपीवाई लोन लिए थे और अभी हमारा टीम इंक्लूडिंग में हम लोग गए थे सिंगापुर, टोक्यो, वहां पे होके आए। जापान मार्केट में काफी इंकरेजिंग रिस्पॉन्स हमें मिला, क्योंकि एक 100% प्योर ग्रीन फाइनेंस कंपनी और जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग रिजल्ट्स इतना कमिटेड मैनर में इतना जल्दी देते हैं, उससे वो काफी प्रभावित हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आगे चल के हम फर्दर फंडिंग इसको भी सस्ता फंड बाहर से भी ले पाएंगे। अगर 2020 का पहले देखेंगे 57% हमारा ओवरसीज रिसोर्स कंपोजिशन होता था, 43% डोमेस्टिक होता था। वो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में लास्ट 5 साल में इतना कॉम्पिटिटिव रेट हमें मिला था, जिसमें हम उससे डोमेस्टिक रेजिंग का माध्यम से बोरोइंग कॉस्ट को कम करते हुए अभी 86% जो है कि डोमेस्टिक मार्केट का है, 14% है ओवरसीज का है। बट हमारा अभी जो उम्मीद है, जैसे पोस्ट जापान सिंगापुर विजिट के बाद हम डेट फंडिंग जो है ओवरसीज से भी अभी और सस्ते में लाएंगे। एक तो हमारा लिस्टिंग 2 साल हुआ, लिस्टिंग होने के बाद उसका पहले हम गवर्नेंस कॉर्पोरेट को काफी इंप्रूव किए थे, लिस्टिंग के बाद और भी इंप्रूवमेंट हुआ है। कंप्लायंस गवर्नेंस का टेस्टिंग भी लास्ट 2 साल का हो चुका हमारा। और जेंसल जैसा इंसिडेंट होने के बाद भी उसका जो शॉक को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे प्रोएक्टिव मैनर में काम करते हैं, वो भी एक प्रमाण हम कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है डोमेस्टिक और ओवरसीज से हम फर्दर बोरोइंग कॉस्ट कम करेंगे। हमारा ओवरसीज रेटिंग जो था एट पार विद सोवरेन रेटिंग था, अभी सोवरेन रेटिंग इंप्रूव हुआ है। हम लगे हुए हैं हमारा इंप्रूव करने के लिए, जो हमें हेल्प करेगा आगे चल के उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए बोरोइंग। आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से बताती है FY20 से FY25 के बीच में इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 10-10.5% CAGR से बढ़ी। 2030 के अगर टारगेट्स अचीव करने हैं इंडिया को, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था आने से पहले 18% CAGR से आने वाले 5 साल में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब हम टारगेट्स अचीव कर रहे होंगे। बढ़िया बाजार है और इरेडा टॉप ऑफ द गेम बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच जोड़ने के लिए।